हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पलक और हम लोग पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी का चैप्टर 4 सामाजिक विषमता और बहिष्कार के स्वरूप। तो जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ही लंबा हो गया है ना। 55 मिनट्स का बैठा है वो, एडिटिंग करने के बाद, उसको थोड़ा स्पीड अप करने के बाद, है ना। तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो वो रहा, बट अब जो चैप्टर है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा उस वीडियो के मुकाबले, है ना। वो तो ज़्यादा लंबी हो गई, तो अब थोड़ा सा शॉर्ट होगा चैप्टर। बट क्या कर सकते हैं गाइस, ये चैप्टर इतना लंबा है ना, तो मैंने आपको और ज़्यादा डिटेल में ठीक से ही समझाया बिल्कुल, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, है ना। तो टेंशन मत लो, सेकंड पार्ट है वो उससे तो डेफिनेटली थोड़ा छोटा होगा, है ना। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ चुके थे अन्य पिछड़े वर्ग तक, ओबीसी के बारे में हम पढ़ चुके थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। और उसके आगे से अब हमें स्टार्ट करना आदिवासी संघर्ष से। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सामाजिक विषमता, मतलब समाज में जो डिफरेंस है, जो विषमता है, जो अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग वर्ग हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और किस तरीके से समाज में विषमता या फिर डिफरेंस या फिर भेदभाव एक तरीके से देखा जाता है और बहिष्कार देखा जाता है, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अन्य पिछड़े वर्ग तक हम पढ़ चुके हैं और उसके आगे से हम आदिवासी संघर्ष के बारे में जानेंगे। आदिवासियों का कैसा संघर्ष है हमारे देश में वो जानेंगे। जनजाति और जाति में अंतर जानेंगे। जाति और जनजाति में क्या समानताएं हैं वो समानता जानेंगे। भारतीय समाज में लैंगिक विषमता पढ़ेंगे। लैंगिक विषमता के विभिन्न पहलू जानेंगे। लैंगिक विषमता निवारण हेतु विभिन्न आंदोलन जो चलाए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम जिस जिस टॉपिक पे जाते रहेंगे उसके बारे में डिटेल से पढ़ते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज की वीडियो का आदिवासी संघर्ष। तो आदिवासियों का क्या संघर्ष है हमारे देश में। आदिवासियों को हम जनजातीय समुदाय भी बोलते हैं, ठीक है। इनका क्या संघर्ष है, आर्थिक संघर्ष देखेंगे पहले तो, ठीक है। फिर इनका राजनीतिक संघर्ष देखेंगे। फिर स्वतंत्र भारत में भी इनका कैसा संघर्ष रहा, कैसी परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ा, वो सब हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आर्थिक संघर्ष के बारे में जानेंगे। जब हम भारतीय समाज के संरचनात्मक पक्ष के पर चर्चा करते हैं तब आदिवासी समुदाय पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। क्यों? क्योंकि आदिवासी समुदाय भारतीय समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मूल निवासी हैं भारत के। तो संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के समान ही अनुसूचित जनजातियों को भी निर्धन, शक्तिहीन तथा सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनुसूचित जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट मतलब एसटी बोला जाता है, ठीक है। और उसी के साथ एसटी भी होते हैं जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोला जाता है, हिंदी में अनुसूचित जनजाति, ठीक है। उन्हें भी संविधान में सूचीबद्ध किया गया है उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनके फायदे के लिए, ठीक है। तो इन्हें भी संविधान में क्या माना गया है, निर्धन, शक्तिहीन और सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित वर्ग माना गया है, ठीक है। जनजातीय समुदायों को निरंतर आर्थिक संघर्ष करना पड़ रहा है। उनकी स्थिति उन्हीं के क्षेत्र में रहने वाले बाहरी लोगों से भी बुरी है। जैसे हमें पता, हमने पिछला चैप्टर जो पढ़ा था सामाजिक संस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें हमने जनजाति के बारे में भी बहुत डिटेल से पढ़ा था, है ना। जनजाति का पूरा अलग टॉपिक था, तो हमें जनजाति के बारे में सारी चीज़ उसमें पता चल गई कि उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, वो चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, तो जल्दी जाकर देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो जनजाति समुदाय जो हैं उनको लगातार क्या करना पड़ रहा है, आर्थिक संघर्ष, ठीक है। उनकी स्थिति उनके क्षेत्र में जो रहने वाले बाहरी लोग हैं उनसे भी ज़्यादा बुरी है। उनकी इस अभावग्रस्त स्थिति के लिए अनेक कारक जिम्मेदार है, मतलब जो वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं ना, उसके लिए एक नहीं बहुत सारे कारक जिम्मेदार है, बहुत सारे कारण हैं। कैसे? ब्रिटिश शासकों ने अपनी नीति के अंतर्गत आदिवासियों की वन संपदा को अपने अधिकार में लेना प्रारंभ कर दिया था तथा उन्हें अपनी आजीविका के लिए स्रोत से वंचित कर दिया। तो जैसा हमें पता है कि जब उपनिवेशवाद चल रहा था, औपनिवेशिक काल चल रहा था, उस समय पे जब ब्रिटिश लोग थे वो क्या कर रहे थे, भारत को बदल रहे थे, भारत में उद्योग स्थापित कर रहे थे, ठीक है। भारत के संसाधनों का खनन कर रहे थे। तो उस समय पर उन लोगों ने सबसे ज़्यादा वन संपदा को नुकसान पहुंचाया। और आदिवासी समुदाय कहाँ पर रहते थे, वनों में रहते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, वनों को नष्ट करना शुरू कर दिया, वनों को अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो आदिवासी थे वो अपनी आजीविका से वंचित हो गए, ठीक है। अब वो तो पूरी तरीके से जीने के लिए वनों पर डिपेंड थे, क्योंकि उनका खाना भी वन से है, पानी भी वन से है, सब चीज़ उनको वन से ही प्रोवाइड हो रही थी, जंगलों से ही प्रोवाइड हो रही थी। पर जब वो ही जगह, उनका घर ही पूरा अपने कब्जे में ले लिया ब्रिटिश ने, तो फिर ब्रिटिश शासकों ने, तो फिर इसके कारण उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप उनका जीवन अधिक अभावपूर्ण और असुरक्षित होने लगा, ठीक है।
फिर आता है आदिवासी संघर्ष में स्वतंत्र भारत में। उन्होंने स्वतंत्र भारत में किस तरीके से संघर्ष किया। स्वतंत्र भारत में भी आदिवासी क्षेत्रों पर भारत सरकार का ही एक अधिकार बना रहा, अर्थात क्षेत्र की भूमि एवं वन संपदा सरकार की ही मानी जाती रही। मतलब सरकार ने ना उन लोगों को उनकी ज़मीन जिंदगी उनकी वापस नहीं लौटाई। मतलब सरकार ने पहले जैसा ही, जैसे ब्रिटिश शासन के समय पर वन संपदा पर अधिकार था सरकार का, और आज़ाद भारत की सरकार का भी वैसा ही अधिकार बना रहा वनों पर। ठीक है, सरकारी तंत्र ने वनों की कटाई की दर पहले से भी अधिक कर दी। मतलब उद्योग स्थापित कर रहे थे, जैसा कि हमने पढ़ा है हमारे राजनीति विज्ञान में, हमारे पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा है ना। उसमें क्या हो रहा है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, नियोजित विकास की राजनीति में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से उड़ीसा में उद्योग स्थापित किए गए थे, उनके बारे में भी हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पर भी वही हुआ। उसके बाद जब नियोजित विकास करना था भारत का, तो उन्होंने उद्योग और ज़्यादा स्थापित किए कम करने की बजाय। ठीक है, तो अगर हम इसे राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये वो सही कर रहे थे पूरे देश के लिए। पर अगर हम इसे सामाजिक दृष्टि से देखें, समाज के लिए देखें और समाज के नज़रिए से देखें तो ये गलत हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो आदिवासी लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक थी चीज़। ठीक है, द्वितीय कारण सरकार की पूंजी प्रधान औद्योगिक नीति का था। इस नीति को लागू करने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता खनिज संसाधनों तथा विद्युत उत्पादन की अधिक क्षमता की है। तो द्वितीय कारण क्या है जो आदिवासी संघर्ष का बना है, वो ये है कि इस नीति को लागू करने के लिए सबसे अधिक खनिज संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? वनों से। और विद्युत उत्पादन की अधिक क्षमता की जरूरत थी। ठीक है, इन दोनों के मुख्य स्रोत जो थे वो कहाँ पर थे? आदिवासी क्षेत्रों में ही थे दोनों के लिए। तो इस वजह से वनों की कटाई बहुत करनी पड़ी थी। इसी कारण आदिवासी अपने क्षेत्र छोड़कर विस्थापित हुए और इन विस्थापित आदिवासियों को ना तो पर्याप्त मुआवजा प्राप्त हुआ और ना ही उनके पुनर्वास की कोई संतोषजनक व्यवस्था हुई। ठीक है, मतलब उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था उस समय पर। तो आदिवासियों को निरंतर संघर्ष का सामना करना पड़ता रहा उस समय पे स्वतंत्र भारत में। फिर आदिवासियों का राजनीतिक संघर्ष कैसा था? शाब्दिक रूप से अगर हम देखें तो आदिवासी शब्द का क्या मतलब है? जो आदिकाल से ही यहाँ रह रहे हैं, मतलब जो मूल निवासी हैं भारत के। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उस समुदाय को आदिवासी समुदाय के रूप में देखा गया जिनसे विकास परियोजनाओं के नाम पर उनकी वन संपदा को छीन लिया गया, भूमि का अपहरण हुआ तथा बार बार विस्थापन और अन्य परेशानियों को झेलना पड़ा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उन समुदाय को उन लोगों को आदिवासी समुदाय माना गया जिनसे उनकी वन संपदा को छीन लिया गया। ठीक है, उनसे उनकी भूमि छीनी गई और उन्हें बार बार अपना घर छोड़कर यहाँ वहाँ जाना पड़ा और परेशानियों को झेलना पड़ा। ठीक है, इन समुदायों ने सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। स्वतंत्र भारत में जनजातीय समुदायों द्वारा किए जाने वाले संघर्षों का अच्छा परिणाम यह हुआ कि अलग से झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन हुआ। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा है कि जब नियोजित विकास की राजनीति हो रही थी, ठीक है, उस समय में अलग अलग स्टेट्स का निर्माण किया गया था, राज्यों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट्स को, जो पहले की स्टेट्स थी ब्रिटिश शासकों ने जो बना रखी थी, उन स्टेट्स को बदल कर अलग से राज्यों का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ था? ये आंदोलन हुआ था किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध। किसने किया था? आदिवासियों ने आंदोलन किया या संघर्ष किया किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध। जिससे इसका अच्छा परिणाम ये हुआ कि अलग से झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य बने जो कि स्पेशल आदिवासियों के ही थे, मतलब जनजातियों के ही थे। ठीक है, इन प्रदेशों का गठन बिहार तथा मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों को ध्यान में रखकर हुआ। दलित वर्ग इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि उनका संबंध किसी क्षेत्र विशेष से नहीं बल्कि वे तो व्यापक क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो उपलब्धि थी केवल किन्होंने प्राप्त की? जनजातीय लोगों ने, जनजातीय समुदायों ने। ऐसा क्यों? क्योंकि दलित वर्ग जो है वो किसी एक क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं थे, पर जनजातियां कहाँ थी? एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती थी। तो उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई की जिसमें वो सफल रहे। ठीक है, अब आता है जाति और जनजाति में अंतर। तो जाति और जनजाति में किस तरह के अंतर हमें देखने को मिलते हैं? देखो, सबसे पहला आता है विकास के अलग आधार। देखो, अब जो जाति है उसका विकास कैसे हुआ है? मानव ने किया है, मानव निर्मित व्यवस्था है जाति। तो इसके जो सदस्य होते हैं उनके जन्म के आधार पर उन्हें स्थिति मिलती है या सदस्यता मिलती है। अगर वो जिस जाति में पैदा हो जाते हैं उस जाति के सदस्य रहते हैं। पर जनजातियों में कैसा होता है विकास का अलग आधार? उनका अलग इस वजह से होता है कि जनजातियों का जो विकास होता है वो एक निश्चित भूभाग में होता है, एक निश्चित भाषा होती है और एक निश्चित संस्कृति होती है। ठीक है, एक जगह पर होती हैं, एक अलग भूभाग में होती हैं, अलग भाषा होती है उनकी सेपरेट अपने, और संस्कृति भी उनकी अलग होती है। इस आधार पर व्यक्ति जनजाति का सदस्य बनता है। पर जाति में क्या होता है?
जाति में केवल जन्म के आधार पर व्यक्ति उसका सदस्य बनता है, ठीक है। फिर आता है संस्तरण में अंतर। संस्तरण में अंतर कैसे? जनजातियों में परस्पर ऊंच नीच की भावना और एक ही जनजाति में जाति जैसी श्रेणियों का भाव पाया जाता है। मतलब क्या है कि आपको पता है जैसे जाति व्यवस्था में भी अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जनजातियों में नहीं पाई जाती। जनजातियों में ना तो ऊंच नीच की भावना पाई जाती है और ना ही जाति के जैसा श्रेणियों में अंतर पाया जाता है। और जाति में क्या होता है, जाति से अलग ऐसे है कि जाति में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है और वो इसी पर आधारित होती है, ठीक है। फिर क्या है, व्यवसाय में अंतर होता है। जनजाति के सदस्य विविध प्रकार के व्यवसायों में लगे होते हैं और उनमें व्यवसाय संबंधी कोई कठोर नियंत्रण नहीं पाया जाता, ठीक है। जैसा जनजातियों में जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। हर किसी का अलग सेपरेट काम होता है और वो इसकी वजह से उनमें कोई रोक टोक भी नहीं होती, ठीक है। पर जातियों में क्या होता है, निश्चित पेशे होते हैं जिसकी वजह से रोक टोक बहुत होती है, प्रतिबंध बहुत पाए जाते हैं। फिर क्या है, निषेध में अंतर। जनजाति में खाने पीने और सामाजिक सहवास संबंधी कठोर निषेधों का अभाव पाया जाता है। जैसे क्या होता है, जाति में हम देखते हैं, जाति में खान पान में बहुत ज़्यादा निषेध पाए जाते हैं कि इस जाति का व्यक्ति ये नहीं खा सकता, ठीक है, उस जाति का व्यक्ति वो नहीं खा सकता। इस तरीके के निषेध देखे जाते हैं और जनजाति में ये निषेध नहीं पाए जाते, इनका अभाव होता है, ठीक है। फिर क्या है, राजनीतिक संगठन में अंतर होता है। जनजातियों का प्रारंभिक राजनीतिक संगठन होता है तथा ये जनजातीय पंचायत द्वारा संचालित होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जनजातियों में कौन हेड होता है, पंचायत जनजातियों की जो पंचायत होती है उसके द्वारा जनजाति चलाई जाती है, ठीक है। कुछ जातियों में जाति पंचायतों का उल्लेख मिलता है, पर जाति में क्या होता है, अलग से राजनीतिक संगठन ज़्यादा नहीं देखा जाता, पर जनजातियों में ये संगठन पाया जाता है और जातियों में नहीं पाया जाता, ठीक है। कुछ जातियों का उल्लेख मिलता है कि इनमें जाति पंचायत होती है, पर सभी में नहीं होता, ठीक है। ये डिफरेंस एक इनमें है। फिर डिफरेंस क्या है, आत्मनिर्भरता में अंतर। जनजातियाँ मुख्यतः एक आत्मनिर्भर इकाई हैं और जाति को व्यापक आर्थिक संरचना के अंतर्गत एक उप इकाई माना गया। मतलब आत्मनिर्भरता में अंतर है। कैसे, जनजाति जो है वो मुख्य रूप से आत्मनिर्भर है, अपने आप में ही निर्भर है वो, और वो अपने जीवन यापन के लिए जंगलों पर निर्भर है। मतलब उन्हें किसी और समूह की, किसी और व्यक्ति की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने खाने पीने के लिए या अपनी हर मौलिक जो उनकी नीड्स हैं उसके लिए वो वनों पर निर्भर है। मतलब खुद पर ही निर्भर है, एक तरीके से वो स्वयं मेहनत करते हैं और अपना काम चलाते हैं। पर जातियों में क्या होता है, जाति जो है वो पूरे राज्य की आर्थिक संरचना से जुड़ी हुई होती है और जातियाँ एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, क्योंकि वो जाति भी किसी वर्ग में होती है और वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं अपने काम को निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का जाति और जनजाति में अंतर हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं जाति और जनजाति में समानताएं। जाति और जनजाति में क्या समानता देखने को मिलती है? सबसे पहले होता है सामान्य नाम। हर एक जाति या फिर जनजाति का अपना एक खुद का नाम होता है, एक सामान्य नाम होता है जिसकी हेल्प से उसे दूसरे जाति के समूह से या दूसरे जनजातीय समूह से अलग माना जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, सामान्य निवास क्षेत्र। मतलब ज़्यादातर जाति और जनजाति जो समूह होते हैं, जो समुदाय होते हैं, वो एक समान क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। एक जाति के व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति एक ही जगह पर निवास करते हैं और एक ही जनजाति के व्यक्ति एक अलग जगह पर निवास करते हैं। मतलब उनका खुद का एक सामान्य निवास क्षेत्र होता है, ठीक है। फिर क्या है, अंतर्विवाही समूह होते हैं। जाति भी एक अंतर्विवाही समूह होता है और जनजाति भी अंतर्विवाही समूह होता है, ठीक है। फिर क्या है, सांस्कृतिक विशिष्टता होती है इनकी खुद की। हर जाति के, हर जनजाति के अपने अलग विशेष रीति रिवाज होते हैं, त्यौहार होते हैं, प्रथाएं होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो खुद में विशिष्ट बन जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, या स्पेशल हो जाते हैं। फिर क्या है, समान सामाजिक आर्थिक स्तर होता है इनका। कैसे, जैसे सभी जातियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, उसी तरह सारी जनजातियां भी ऐसी होती हैं कि उनकी सबकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, ठीक है। कुछ इस दृष्टि से मजबूत होते हैं तो कुछ इस दृष्टि से कमज़ोर होते हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों का सामाजिक आर्थिक स्तर लगभग समान चलता है, ठीक है। कुछ जनजातियाँ भी ऐसी होती हैं जो पिछड़ी हुई होती हैं सामाजिक आर्थिक दृष्टि से, और कुछ जातियाँ भी ऐसी होती हैं, कुछ जनजातियाँ भी ऐसी होती हैं जो इस दृष्टि से पिछड़ी हुई होती हैं, मतलब जिन्हें हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनका सामाजिक आर्थिक स्तर लगभग समान होता है। फिर क्या है, सामाजिक स्तरीकरण में विशेष महत्व होता है। कैसे, ये जाति और जनजाति ऐसी समुदाय होते हैं, ऐसी इकाई है जो समाज को ना अलग अलग श्रेणियों में बांटती है, ठीक है, बहुत सारे खंडों में विभाजित करती है, बहुत सारे समूहों में विभाजित करती है। इसके लिए ये सामाजिक स्तरीकरण में एक विशेष भूमिका निभाती हैं, ठीक है। फिर क्या है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया।
जनजातियों एवं जातियों में समान रूप से अपना सामाजिक स्तर ऊंचा करने की प्रेरणा पाई जाती है। हर जाति का या जनजाति का व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने का प्रयास करता रहता है। अनेक जनजातियों एवं निम्न जातियों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अपने परंपरागत सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने में सफलता प्राप्त की। मतलब काफ़ी जातियाँ और काफ़ी जनजातियाँ ऐसी हैं जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का प्रयोग करती हैं अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय समाज में लैंगिक विषमता। भारतीय समाज में लैंगिक विषमता, लैंगिक विषमता के बारे में हमें पता है क्या होता है, यह हम पिछले चैप्टर में आई थिंक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मानव समाज में भी पुरुष और महिला की अलग अलग पहचान है। मनुष्य एक उन्नत सामाजिक प्राणी है, अतः विभिन्न कारणों से मानव समाज में समय समय पर महिला तथा पुरुषों की सामाजिक स्थिति बदलती रहती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से टाइम पर क्या होता है, मनुष्य की या मानव की और महिलाओं और पुरुषों की जो सामाजिक स्थिति है, समाज में जो स्थिति है वो बदलती रहती है। कभी पुरुष स्ट्रांग होते हैं, कभी महिलाएं स्ट्रांग होती हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले हुए थे, परंतु मध्यकाल में भारतीय महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय ह्रास हुआ। मतलब डिस्ट्रॉय हुई वो स्थिति। कैसे? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बहुपत्नी प्रथा और सती प्रथा जैसी अनेक समस्याएं विकसित हो गई। कब हुई ये? मध्यकाल में। वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही अधिकार मिले हुए थे, पर मध्यकाल में आकर महिलाओं की स्थिति में बहुत बुरी गिरावट आई है। मतलब बहुत बेकार हुई है उनकी स्थिति। तो इस काल में लड़कियों को अशुभ माने जाने लगा। मतलब लड़कियों का जन्म जहाँ पर होता था वहाँ पर शोक मनाया जाता था। इस तरीके का होने लग गया था उस समय पे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सरकार ने महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु अनेक कदम उठाए। जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई भारत को, तो उस समय पर महिलाओं की स्थिति को ठीक करने के बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारे कदम उठाए गए। पर अभी क्या है, भारतीय समाज में पुरुष और महिलाओं में लैंगिक विषमता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। विषमता मतलब लैंगिक भेदभाव देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं लैंगिक विषमता का अर्थ क्या है। जन्म के समय शिशु के लिंग को लेकर अगर समाज किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव करता है तो उसे हम लैंगिक विषमता कहते हैं। ठीक है, सभी समाजों में जन्म के समय ही लिंग के साथ भेदभाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अधिकांश समाज पितृसत्तात्मक होते हैं। मतलब भारत में तो स्पेशली ये देखा जाता है कि पितृसत्तात्मक पाए जाते हैं समाज। ठीक है, इसलिए उनमें लड़कियों को लड़कों से नीचा सान दिया जाता है। मतलब लड़कों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है लड़कियों से। यह लिंग विषमता या लैंगिक विषमता एक सार्वभौमिक सामाजिक तथ्य बन चुकी है। मतलब हर जगह देखे जाने वाला सामाजिक तथ्य बन चुकी है, क्योंकि प्रत्येक समाज में इसका कोई ना कोई रूप देखा जा सकता है। किसी न किसी तरीके से ये हर जगह पाई जाती है, हर समाज में देखी जाती है। फिर चाहे वो पाश्चात्य समाज हो, पश्चिमी यूरोप वाला समाज हो, या फिर वो हमारा भारतीय समाज हो, कहीं ना कहीं हर रूप में देखी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं लैंगिक विषमता के विभिन्न पहलू क्या हैं, किस तरीके से लैंगिक विषमता दिखाई देती है समाज में। सामाजिक पहलू सबसे पहले जानेंगे उसका। लैंगिक भेदभाव देखा जाता है। ठीक है, समाज में लैंगिक विषमता का क्या असर होता है? लैंगिक भेदभाव देखा जाता है, लिंग में भेदभाव देखा जाता है, महिला और पुरुष के बीच भेदभाव देखा जाता है। अशिक्षा होती है। मतलब क्या, लैंगिक विषमता जो है वो महिलाओं को साक्षरता की दृष्टि से भी पिछड़ा बनाती है। ठीक है, लैंगिक विषमता के कारण ही जो लोग होते हैं वो लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अशिक्षा बढ़ती है, साक्षरता की दृष्टि से पिछड़ा हुआ बना देती है वो उन्हें। फिर क्या है, अज्ञानता व अंधविश्वास। जो लैंगिक विषमता बहुत सारे अंधविश्वासों को जन्म देती है। कैसे कि जहाँ पर अशिक्षा होती है वहाँ पर अंधविश्वास भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो महिलाएं आसानी से अशिक्षा के कारण ढोंगियों के चक्करों में, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है यौन शोषण। यौन शोषण लैंगिक विषमता का एक अन्य रूप है। ठीक है, इसलिए भारतीय समाज में महिलाओं की प्रमुख समस्या उनके यौन शोषण और उत्पीड़न है। ठीक है, तो फिर आता है कुपोषण। कुपोषण क्या है? अशिक्षा, अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण ही महिलाएं जो हैं वो कुपोषण का सामना करती हैं, क्योंकि उनकी सेहत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिस वजह से उन्हें कुपोषण का शिकार होना पड़ जाता है। ठीक है, और फिर क्या है, दहेज जैसी समस्याओं को जन्म मिलता है। इससे दहेज की समस्या उत्पन्न होती है ना। अशिक्षित होती हैं महिलाएं और परिवार द्वारा उन्हें हमेशा दबाया जाता है, जिस वजह से उन्हें दहेज की समस्या का सामना करना पड़ता है। विवाह के लिए भी उन्हें दहेज देना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या है, विधवा की समस्या। भारतीय समाज में विधवाओं की सामाजिक स्थिति बहुत ज़्यादा निम्न रही है, बहुत बेकार रही है। जैसा कि आपको पता है कि पुराने समय में तो क्या देखा जाता था कि सती प्रथा होती थी, है ना। विधवाओं की समस्या ये होती थी, सती प्रथा। उन्हें उनके पति के साथ जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। और विधवाओं की आज के समय में भी तो ये समस्या नहीं देखी जा सकती, पर पुराने समय में उन्हें अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, उनका परिवार ही उन्हें अपमानित करता था। तो और उन्हें
और भी अंधविश्वास माने जाते थे उनको लेकर, अपशगुनी माना जाता था उन्हें। तो इस तरह के समस्याएं उन्हें देखने को मिलती थी। ठीक है, फिर स्त्रियों के प्रति हिंसा बढ़ती है इससे, लैंगिक विषमता से। पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं पर दबाव बनाते हैं, उन पर अपना रोष दिखाते हैं, पावर दिखाते हैं। ठीक है, तो इससे हिंसा के जो वाक्य हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हिंसा बहुत देखने को मिलती है स्त्रियों के प्रति। फिर क्या, विवाह विच्छेद की समस्या होती है। लैंगिक विषमता की परिणति विवाह विच्छेद में भी होती है। कैसे? भारत में परंपरागत रूप से पुरुषों को अपनी पत्नियों को तलाक देने का प्रचलन, अधिकार प्राप्त था। ठीक है, मतलब उनको ये जो अधिकार था डिवोर्स देने का, ठीक है, विवाह विच्छेद करने का, ये केवल पुरुषों को प्राप्त था। ठीक है, मतलब पुरुष कितना भी बेकार क्यों ना हो, चाहे वो शराब पीता हो, चाहे वो महिला पर अत्याचार करता हो, उसे पीड़ित करता हो, तो इस स्थिति में महिला उसे तलाक नहीं दे सकती थी। ठीक है, महिला उसे विवाह विच्छेद का प्रस्ताव नहीं दे सकती थी। तो ये थी पुराने समय में बात। पर आज के समय में इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया परिस्थिति को, ये दोनों को ही अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, और फिर भी हम देख सकते हैं कि समाज में आज भी जो डिवोर्स्ड महिलाएं होती हैं उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनको बेचारी माना जाता है समाज में। जो सेल्फ डिपेंड नहीं होते, जो अशिक्षा का शिकार हुई हुई होती हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं समाज में रहने के लिए। फिर हम देखते हैं इसके कुछ आर्थिक पहलू भी हैं लैंगिक विषमता के। कैसे? कृषि क्षेत्र में कम मजदूरी। अब लैंगिक विषमता कृषि क्षेत्र में या आर्थिक रूप से भी देखी जाती है। मतलब कृषि करने वाली जो महिलाएं होती हैं उन्हें पुरुषों से ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते, उनको पुरुषों से बहुत कम पैसे दिए जाते, कम मजदूरी दी जाती है, और उनका रोज़गार जो होता है वो असुरक्षित होता है। कई बार उनको प्रॉब्लम होती है अपने मालिक से, कई बार उनकी डिमांड्स को सुना नहीं जाता, कई बार उनके साथ गलत बर्ताव होता है, जिसकी वजह से उनका रोज़गार जो है उनके जीवन के लिए भी असुरक्षित हो जाता है। ठीक है, फिर व्यवसाय के क्षेत्र में पुरुष प्रधानता उनको देखनी पड़ती है, महिलाओं को इसका सामना करना पड़ता है। हर जगह पर हेड उन्हें पुरुष मिलता है, जहाँ पर उनकी नहीं चलती है, उनकी बातों को कम सपोर्ट किया जाता है, उनकी बातों को कम महत्व दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, व्यवसाय में आंशिक प्रतिबंध देखने को मिलता है महिलाओं को। ठीक है, आपने ये चीज़ कई बार नोटिस की गई होगी कि क्या होता है, लड़कियों को ज़्यादा दूर नहीं जाने दिया जाता अकेले। ठीक है, और उनके व्यवसाय पर भी प्रतिबंध होता है कि एयर हॉस्टेस की जॉब मत करो, डांसर मत बनो और सिंगर मत बनो। इस तरीके के कई प्रतिबंध देखे जाते हैं महिलाओं के ऊपर। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम वाली जो इजाज़त होती है वो होती है, घर से काम करना या फिर छोटे मोटे काम करना, इस सब की उनको इजाज़त होती है। बाकी उनकी व्यवसाय में प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वो इन प्रतिबंधों को इग्नोर करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आते हैं इसके राजनीतिक पहलू। पुरुषों के समान अवसर अनुपलब्ध होते हैं महिलाओं को। लैंगिक विषमता देखनी पड़ती है जब, तो क्या होता है, महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर नहीं मिलते। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्रों में आरक्षण नहीं मिलता। ठीक है, पारिवारिक कर्तव्यों की प्रधानता होती है। मतलब वहाँ पर उनको ये बोला जाता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार सबसे पहले है और उसके बाद तुम राजनीति के विषय में सोचो। ठीक है, मतलब उतने अवसर उनको नहीं मिलते जितने कि पुरुषों को प्राप्त हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, इतनी छूट उन्हें नहीं मिलती। तो यही सब लैंगिक विषमता हम देख सकते हैं हमारे समाज में किस तरीके से फैली हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। लैंगिक विषमता निवारण हेतु विभिन्न आंदोलन। तो लैंगिक विषमता को खत्म करने के लिए किस तरीके के आंदोलन चलाए गए हैं? आंदोलन पहले एक है ब्रह्म समाज का, फिर है आर्य समाज का। मतलब इन दोनों समाजों ने ही अलग अलग तरह के आंदोलन किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह और अस्पृश्यता का प्रबल विरोध किया है। किसने किया है? ब्रह्म समाज ने। ठीक है, फिर विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन किए हैं काफ़ी ब्रह्म समाज ने। स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के अधिकारों के प्रति सामाजिक जागृति लाने में बहुत कारगर रहा है ब्रह्म समाज। ठीक है, देश के अनेक स्थानों पर शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की है ब्रह्म समाज ने। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया है। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा में इक्वलिटी थोड़ी सी देखी जाती है। ठीक है, और इसलिए इस शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया है, इसके प्रसार पर बल दिया गया है। फिर मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध, ताकि अंधविश्वास ना फैले। ठीक है, ये ब्रह्म समाज ने किया है। ये ब्रह्म समाज की उपलब्धियां हैं। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ। फिर हिंदू धर्म को व्यवहारिक रूप प्रदान करना, यहाँ पर ब्रह्म समाज ने किया है। फिर प्राचीन हिंदू धर्म का प्रसार भी किया है ब्रह्म समाज ने। अब आती है आर्य समाज की उपलब्धियाँ।
तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की गई थी। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आर्य समाज की कई सारी उपलब्धियां हैं। सामाजिक उपलब्धियां अलग हैं, धार्मिक उपलब्धियां अलग हैं, और ज्योतिबा फुले के आंदोलन हैं, सर सैयद अहमद खान के प्रयास हैं, जिसकी वजह से लैंगिक विषमता को कम किया गया है या उसके दिशा में प्रयास किए गए हैं उसको कम करने की दिशा में। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या सामाजिक उपलब्धियां हैं। सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, इन सबको समाप्त करने के लिए जनमत मतलब सभी लोगों का मत तैयार किया गया। ठीक है। अंतर्जातीय विवाह को कानून सम्मत बनाया गया है। यहाँ पर इनकी सामाजिक उपलब्धियों में आया है ये। फिर वेश्यावृत्ति की समाप्ति हेतु आवश्यक कानून बनाने पर बल दिया गया है आंदोलनों के जरिए। ठीक है। दलितों के उद्धार हेतु प्रबल आंदोलन चलाए गए हैं। जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए जाति भेद निवारक संघ की स्थापना की गई है। देश में अनेक शैक्षिक संस्थाओं का, जैसे डीएवी कॉलेज, दयानंद शिशु मंदिर, गुरुकुल शिक्षा केंद्र, इन सब की स्थापना की गई है। ठीक है। तथा देश में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार भी किया गया है आर्य समाज द्वारा। फिर क्या है, स्वराज और स्वदेशी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती द्वारा ही किया गया था। ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले सर्वप्रथम भारतीय वही थे। तो धार्मिक उपलब्धियां क्या हैं अब इनकी? आर्य समाज की मूर्ति पूजा और धार्मिक आडंबरों का प्रबल विरोध किया है। यहाँ पर जटिल हिंदू कर्मकांडों के स्थान पर गायत्री मंत्र और यज्ञ पर आधारित सुगम धार्मिक विधि का प्रचलन किया है इन्होंने। मतलब जो ज़्यादा टिपिकल हिंदू कर्मकांड थे, टिपिकल हिंदू रीति रिवाज थे, उनकी जगह पर सिंपल गायत्री मंत्र के उच्चारण और सिंपल यज्ञ पर इन्होंने धार्मिक विधि का प्रचलन किया है। ठीक है। हिंदू धर्म से बहिष्कृत अथवा हिंदू धर्म का परित्याग कर ईसाई और मुसलमान बने हिंदुओं का पुनरुद्धार, अर्थात उन्होंने आर्य समाज द्वारा पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया। जैसे कुछ आपको पता है कि पहले क्या हुआ था, ईसाई धर्म के जो मिशनरी थे, मतलब लोग थे ईसाई धर्म के कुछ, वो क्या कर रहे थे, हिंदू समाज के जो निम्न वर्ग थे, दलित वर्ग थे, उनका धर्मांतरण करा रहे थे। ठीक है। उन्हें ईसाई बना रहे थे। तो क्या किया आर्य समाज ने, उन्हीं ईसाई और मुसलमान बने हुए लोगों को, जिनका धर्म परिवर्तन हुआ था, पहले हिंदू थे वो और उनका धर्म परिवर्तन हुआ था, उनको वापस से हिंदू शिक्षा प्रदान कर हिंदू धर्म में दीक्षित किया उन्होंने। ठीक है। फिर हिंदू धर्म के गौरव की पुनर्स्थापना का सतत प्रयास किया है। वैदिक धर्म पर आधारित सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर ग्रंथ की रचना की है। ठीक है। फिर आता है ज्योतिबा फुले का आंदोलन। तो ज्योतिबा फुले बहिष्कृत जाति के एक समाज सुधारक थे। ठीक है। अपने उद्देश्य के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की, ज्योतिबा फुले ने। ठीक है। इस संस्था के माध्यम से जातीय तथा लैंगिक विषमता एवं भेदभाव का विरोध किया उन्होंने सत्य की खोज पर बल दिया। ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम पारंपरिक ब्राह्मण के अंतर्गत सबसे नीचे या हीन समझे जाने वाले समाज को दो वर्गों में, अर्थात महिला वर्ग तथा उस समय के अछूत वर्ग की सहायता की। ठीक है। मतलब इन्होंने जो उस समय के दलित वर्ग थे या सबसे हीन समझे जाने वाले दो वर्ग थे, महिला वर्ग और अछूत जातियां, इनकी सहायता की और इनके उत्थान के व्यापक प्रयास किए। ठीक है। इन्हें बढ़ाने पर बल दिया। अब देखेंगे सर सैयद अहमद खान के प्रयास। तो इन्होंने क्या किया, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमान समाज में सुधार लाने के बहुत प्रयास किए। इन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा तथा परंपरागत धर्म ग्रंथों के विचार को समन्वयात्मक रूप से ध्यान में रखा। ठीक है। वे लड़कियों की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वो लड़कियों की शिक्षा के सपोर्ट में थे। वो चाहते थे लड़कियां पढ़े लिखें। ठीक है। उनका विचार था कि लड़कियों के लिए शिक्षा की अलग से पाठ्यचर्या निर्धारित की जाए, जिसमें धार्मिक उसूलों की शिक्षा के साथ साथ घर गृहस्थी चलाने और कलाओं और शिल्पों तथा शिशु पालन संबंधी ज्ञान को ही प्राथमिकता दी जाए। तो ये क्या चाहते थे कि लड़कियों को थोड़े बहुत धार्मिक उसूल भी बताए जाए और साथ साथ जो उनकी ज़रूरत की शिक्षा है वो उन्हें दी जाए। ठीक है। और वर्तमान दृष्टिकोण से इस शिक्षा नीति को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। हमारे समय में ये शिक्षा नीति अच्छी नहीं है, पर उस समय में वो काफ़ी कारगर प्रयास था लड़कियों की स्थिति को ठीक करने के लिए। ठीक है। पर शुरुआती दौर था। ठीक है। लड़कियों की शिक्षा में प्रचलन के उपरांत शिक्षा को इस पाठचर्या से व्यापक पाठचर्या व समानता के स्तर पर भी लाना संभव हो गया। अब जब तक किसी चीज़ की स्टार्टिंग नहीं होती, हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? तो हम इसको मानेंगे कि ये शुरुआत थी लड़कियों की स्थिति को ठीक करने के लिए, खासकर मुस्लिम समाज की लड़कियों को ठीक करने के लिए, उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए ये एक शुरुआती कदम था। ठीक है। जिसकी वजह से आज उन्हें बराबरी का अधिकार मिल रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष। देखो, साधारणतः क्या है, हम विकलांग व्यक्ति
को मतलब जो व्यक्ति विकलांग होते हैं, तो हम उनके लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं? अक्षम, मतलब वो सक्षम नहीं है कुछ करने में। तो ये शब्द कुछ गलत प्रतीत होता है, ठीक है? जिससे डिमोटिवेटेड थोड़ा-सा प्रतीत होता है ये शब्द। तो इसलिए उन लोगों की विचारधारा ठीक करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए अन्यथा सक्षम व्यक्ति शब्द यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है? अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष दिखाया गया है समाज में, उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार से पीड़ित एक वर्ग अन्यथा सक्षम वर्ग भी है। सामान्य लोगों से कुछ भिन्न व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किया गया। साधारण दृष्टिकोण से शारीरिक रूप से दोषयुक्त व्यक्तियों तथा मानसिक रूप से असामान्य होने वाले व्यक्तियों को इस वर्ग में शामिल किया गया। तो जो लोग शारीरिक रूप से थोड़ा सा जिनमें प्रॉब्लम है, जिनमें दोष हैं, ठीक है, वो व्यक्ति, और जो मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं या असामान्य हैं, उन व्यक्तियों को अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के वर्ग में रखा गया है, ठीक है। हमारी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में इस वर्ग को एक ही वर्ग माना जाता था तथा इनके प्रति समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था, जो अनुचित था, ठीक है। मतलब ठीक प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता था शुरू से ही अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के साथ। समाज के दृष्टिकोण ने उन्हें अक्षम बना दिया। हमारा समाज इस वर्ग की उचित आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति नहीं करता। मतलब जिस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, जिस तरीके से उन लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए, हमारा समाज उस तरीके का नहीं है, ठीक है। वो हमेशा डिमोटिवेट करता है, पर लोगों की मोटिवेशन में काम नहीं करता है, जिसकी वजह से ये वर्ग जो है वो अक्षम बना रहता है। इनको इनके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, या हम कहें कि वो ध्यान या वो प्यार नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये अक्षम हो जाते हैं। वो अगर इनको वो सपोर्ट मिले, वो ध्यान मिले, तो ये अक्षम नहीं सक्षम होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का संघर्ष समाज में इनका देखने को मिलता है। फिर अक्षम वर्ग के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से क्या समझा जाता था? हमारे समाज में अक्षम व्यक्ति को पारंपरिक रूप से ही सही दृष्टिकोण नहीं था इनके लिए, ठीक है। प्रायः बाधित, अपंग, अंधा या बहरा जैसे विशेषणों को हीन भाव से इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। मतलब वर्ड्स को गलत तरीके से यूज़ किया जाता था, ठीक है। जैसा हमें पता है कि हम ना किसी को भी अपमानित करने के लिए, उसकी गलती के लिए, उसे टोकने के लिए हम इन शब्दों का यूज़ करते हैं कि अंधा है क्या, बहरा है क्या, इस तरीके से वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये दृष्टिकोण खराब है, ठीक है। परंपरागत रूप से अक्षम व्यक्ति को बेचारा या लाचार समझा जाता था, लाचार कहा जाता था। इस प्रकार की सामाजिक सोच एवं दृष्टिकोण के पीछे एक सांस्कृतिक संकल्पना निहित है। इसके पीछे भी ना एक हमारी संस्कृति जो चली आ रही है उसकी सोच निहित है। क्या है? व्यक्ति के असमर्थ या दोषपूर्ण शारीरिक स्थिति के पीछे व्यक्ति के दुर्भाग्य ही मूल कारण होता है। मतलब एक पूर्वाग्रह है या गलत सोच, हम इसे कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो शारीरिक दोष है वो उसके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से होता है या फिर उसके दुर्भाग्य की वजह से होता है, ठीक है। एक धारणा यह भी प्रचलित रही है कि व्यक्तियों की जो विकलांगता होती है उसके लिए उसके पिछले जन्मों के कर्म जिम्मेदार होते हैं। ऐसी सांस्कृतिक मान्यता के कारण हमारी पौराणिक गाथाओं में भी विकलांग व्यक्ति की छवि को बहुत अधिक नकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है। चलो आगे देखते हैं। आगे तो कुछ है नहीं, यहाँ पर चैप्टर एंड हो गया है, ठीक है। अक्षम वर्ग के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण, लास्ट हमारा क्या था? अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष। यही हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो पहले वाले वीडियो से थोड़ी छोटी है, ठीक है। सारा हमने टॉपिक अपने कवर कर लिए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स भी हमने इसमें कवर किए हैं वीडियो में, डिटेल से अच्छे से पढ़ा है सब कुछ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम पूरी सोशियोलॉजी, इंग्लिश और सिविक्स यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और जल्दी जल्दी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ में आपके लिए लाती रहूँगी यहाँ पर, तो उन्हें भी देखना मत भूलना। तो चलो यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।